हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। तो इस सीरीज़ का मेरा 3rd क्लास होगा, जिसमें से आज उम्मीद करते हैं जो थ्योरी है, थ्योरी की क्लास समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाए हैं। देखिए, आपको मैंने इस चैप्टर में पूरा हर एक चीज़ को अच्छी तरह से कवर किया है, वो ध्यान दीजिए। पहली बात कि मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि जो परिवर्तन होती है, जैसे कि भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन जो आप देखे हैं आप लोगों ने, उनके बारे में आपको बताए थे कि परिवर्तन 2 तरह से होते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी रंग रूप वाला, और रासायनिक परिवर्तन जो रंग रूप बदल जाता है, जिसका अलग अलग पदार्थ बन जाती है। ये चीज़ मैंने पढ़ाए हैं। जितने भी चीज़ टॉपिक ये आप देख पा रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। ये जितने आप चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है एक करके, अगर उस चीज़ पे आपने अमल किया होगा तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से एक भी प्रश्न, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और इसके बाद मैंने यहाँ इस जो है एक चैप्टर में जो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इस चैप्टर में आपको अधिकतर क्या मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे। इक्वेशन में वो भी किस किस प्रकार के इक्वेशन हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो इनमें जो है अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो कैसे कैसे उनका एक सबका नाम है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से बताया था। दूसरा है मेरा वियोजन अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद नंबर अगर हम 3 की बात करें तो 3 नंबर जो है मेरा होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 नंबर। 4 नंबर जो है मेरा देखिए तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला है मेरा अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया नंबर 6। नंबर 7 है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नंबर 8 है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 9 है ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया। मैंने आपको ये सारे प्रकार के अभिक्रिया जो है पढ़ा दिए हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण व अवकरण के प्रभाव। यहाँ से आज मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में अच्छे से आएगी। साथ ही साथ अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप इसके पिछले वाले 2 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। दैनिक जीवन क्या होता है, मर्रा ज़िंदगी, मतलब प्रत्येक दिन जो हम लोग जी रहे हैं, इनमें जो हम देख पा रहे हैं, आज है कल है, जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं प्रत्येक दिन, तो इनमें जो हमारी दैनिक जीवन में जहाँ हम रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो बैठ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी ऑक्सीकरण और अवकरण के क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, यानी इफेक्टिव है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इनमें बहुत सारे इफेक्टिव होते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ लिखे हुए, जैसे कि भोजन का पचना। नंबर 1 क्या है, भोजन का पचना। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भोजन का पचना, ठीक है, डाइजेशंस ऑफ फूड। डाइजेशंस ऑफ फूड के बारे में दिखेगा। कहता है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, आपको पता है कि आप खाना खाते हैं, वो भोजन हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत, यहाँ ऑक्सीरोट नहीं बल्कि लिख लीजिएगा ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होना। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन संयोग करते हैं, अंदर ले जाते हैं। खाना के साथ किसको ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन को ले जाते हैं, तो ऑक्सीकृत हो जाता है। अरे इस ऑक्सीजन के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा मतलब एनर्जी, जिससे हमारे शरीर का जो ताप है वो क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। टेम्परेचर क्या हमारे शरीर का क्या होता है, नियंत्रित रहता है, और हमें क्या मिलता है, शरीर में ताकत मिल जाती है। ये पहला था। नंबर 2 अगर बात करें भोजन का दुर्गंध होना, ये दैनिक जीवन में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण और अवकरण के इफेक्ट के बारे में। तो मैंने दूसरा बताना है कि दुर्गंध होना। जैसे कोई भोजन आप रखते हैं, ज़्यादा देर तक रख देते हैं खुले में या फिर कहीं, तो क्या हो जाता है, वसा युक्त अगर भोजन है आपका, जैसे ऑयल वाला ज़्यादा है या फिर मसाला वाला, तो वो सवाल क्या मतलब जो है पदार्थ जो है, या फिर कोई भी आपका सब्जी हो गया या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ है, वो जल्दी से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है।
तो उसको बचाया जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? तो आप क्या कहते हैं, ताज़े भोजन का आपको पता है कि स्वाद और जो गंध होता है वो कैसा होता है, अच्छा आपको सबको पता है। लेकिन वही जब भोजन को खुले लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा खुले क्षेत्र में, तो वो क्या आने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगता है। तो यही दुर्गंध आने को आप क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। किसी भोज्य पदार्थ को खराब होने से, दूषित होने से या फिर बासी होने से आप बचाया जा सकता है। जब बासी होगा तो महकने लगेगा, जिससे कि आपको दुर्गंध देगा, तो वो आप खाने योग्य तो रहेगा नहीं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भोजन दूषित हो गया तो दूषित होने से भी बचाया जा सकता है। अब ये नहीं कि दूषित हो गया फिर उसको रखेंगे वो बच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसको पहले ही करना होगा आपको। दूषित भोजन होने से बचाया जा सकता है, यानी कि दूषित ना हो उसको पहले ही उसका प्रावधान किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा आपको लिखा गया है, वसा युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट यानी जो है पदार्थ को मिला दिया जाता है। ठीक है, वायु युक्त भोजन में, यानी वसा युक्त का मतलब जिसमें तेल ओल ज़्यादा मसाला जो रहता है उस भोजन में आप क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिला दिया जाता है, जिससे कि भोजन खराब जल्दी नहीं होता है, यानी ऑक्सीकृत कम होता है। दूसरा है रेफ्रिजरेटर। आप सबके घरों में फ्रिज होगा, उनमें भी आप रख के क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगला है नंबर 3, भोजन को वायु रुद्र बर्तनों में रखना चाहिए, जिससे कि हवा को आर पार आदान प्रदान, अगर हवा उसमें लगते रहेगा तो वो भोजन जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे कि आपने बर्तन देखा होगा किस प्रकार रहता है, तो इस प्रकार, यानी बर्तन में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा छिद्र रहता है, जिससे कि क्या होता है, भोजन को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। आप ऐसे बर्तनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 अगर देखें हैं तो श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया आपको पता ही है, सांस जो लेते हैं हम लोग, श्वसन की क्रिया। तो देखते हैं श्वसन की क्रिया के बारे में। श्वसन की क्रिया, जब आप सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो अंदर हमारी क्या जाती है, हवा जाती है। हवा ही क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को किसी पदार्थ के साथ संयोग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो कहता है हमारे दैनिक जीवन में श्वसन की क्रिया सेकंडों में होती है, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आप देखते हैं कि मिनटों में आप कितने बार सांस लेते हैं, बिना सांस के आप रह नहीं सकते। तो ऑक्सीकरण की क्रिया का ये भी क्या है, एक उदाहरण है। इस क्रिया में वायु ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, उपस्थित जो कोशिका हमारे शरीर में रहते हैं वो अणु को ऑक्सीकृत कर देते हैं, वो ताज़ा कर देता है उसे। और ऑक्सीकरण के दरमियान में हम सांस छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हैं, जब भोजन लेने के बाद या फिर मतलब हवा लेते हैं, यानी ऑक्सीजन करते हैं अंदर, फिर आप ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो छोड़ते हैं हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो सांस द्वारा हम लोग छोड़ देते हैं। आगे की ओर देखते हैं दहन की क्रिया। दहन आपको पता है, कहता है दहन जो आप जलाते हैं, कोयला, किरोसिन, LPG ये सब। तो हमारे दैनिक जीवन में दहन की क्रिया होती है। जैसे जलावन के रूप में हम देख सकते हैं, कैसे लकड़ी, कोयला, किरोसिन, LPG इत्यादि, इन सभी पदार्थ के जलने से क्या होता है, ऑक्सीकरण व अवकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की व अवकरण की क्रिया होती है। आगे जो मेरा इसमें टॉपिक है ये है दहन। ठीक है, मेरा जो टॉपिक है अगला, इसमें क्या है, दहन। दहन मतलब आप समझिए, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। पदार्थ के जलाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब ऐसे बात समझिए, बस दहन का मतलब है कि जब उस चीज़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आप उसको जलाइएगा तो वो जलने वाला पदार्थ नहीं होगा। तो आप समझिए, ऐसे ही घर में आप कोई भी चीज़ माचिस लगाते हैं तो ऑक्सीजन ढूंढता है, ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या होता है कि वो जलता जल्दी नहीं है, जलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, दहन। दहन का मतलब किसी चीज़ का जलना, और जब जलेगा तो वो क्या देगा, हीट यानी ऊष्मा, साथ ही साथ क्या हो, रोशनी, वो प्रकाश देगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ये वाला क्या दिया है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को देने के बाद ये क्या बना जाता है, यहाँ तीर मिस हो गया है, चलिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है अभिक्रिया होने के बाद। ठीक है, उसके बाद वो क्या देता है, ऊष्मा देता है, साथ ही साथ प्रकाश देता है। उसके बाद देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए तो ये भी क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। उसके बाद देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो उसके अनुपस्थिति में भी दहन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि दहन हो, ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन वो किस में होगा, तो कुछ ऐसे तत्व है, यानी कुछ ऐसे तत्व है जिनके द्वारा ये हो सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ, किसको, मतलब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ दहन की क्रिया में क्या होगा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा,
मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। उसके बाद और देखेंगे C25H52, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से मोमबत्ती आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो आप देख रहे हैं, एक पदार्थ देख रहे हैं, ये क्या देता है, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। ये भी C25H52 जो है, यहाँ एक चीज़ मिस हुआ है, वो है तीर, यहाँ आप तीर का चिन्ह लगा देंगे। 26Cl2 और 25Ce + 52HCl ऊष्मा और प्रकाश देती है। ये आप इस प्रकार देख सकते हैं। जो पदार्थ कहता, ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ दहन की क्रिया में, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे पहले अब दहन, बस इतना सा समझिए आप, यहाँ ये याद रखना है दहन के बारे में, ये वाला टॉपिक आप याद रखिएगा। और ये वो क्या देता है, दहन की क्रिया में ऊष्मा और प्रकाश देती है, बस ये याद रखना है आपको। इधर याद रखना है, यहाँ एक टॉपिक याद रखिएगा, ये पॉइंट, कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे अपोषक कहते हैं, नन सपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नन सपोर्टर, यानी कोई सपोर्ट नहीं किया। जब भाग ही नहीं लिया तो अपोषक, और जो भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। क्या कहेंगे, सपोर्टर कहेंगे। तो इसमें उसका एक एग्जाम्पल अगर देखें जैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो पदार्थ के दहन की क्रिया में भाग नहीं लेते। नोट, कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम तथा मोमबत्ती दहनशील पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कार्बन है, जो सल्फर है, और ये मोमबत्ती है। C25H52 क्या है, मोमबत्ती है, ठीक है। C25H52 क्या है, मोमबत्ती है। ये क्या है, दहनशील है, जलता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन जो है दहन के क्या है, पोषक है। पोषक इसलिए क्योंकि जलाने में ये सहायक होते हैं, ये मदद करते हैं जलाने में। किसी चीज़ को अगर जलाएंगे तो ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए, तो ये क्या करती है, जलाने में मदद करती है। जो मदद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। आगे की ओर देखते हैं, इसमें दहन के लिए जरूरी शर्त हैं। अब जो दहन होगा, जो जलेगा, उनके लिए कुछ शर्त हैं, उन चीज़ को भी देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है उनके लिए। तो पहला है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहनशील पदार्थ होना चाहिए। कैसा, यानी दहनशील पदार्थ होना चाहिए। और उनके लिए मतलब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल, किरोसिन, कागज, स्प्रीट, पुआल, ये सारे होने चाहिए, यानी जलने वाला चीज़ होना चाहिए। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ होने चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ जो उसको जलाने में मदद करे, जैसे हवा और ऑक्सीजन। इसके अलावा ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। किसके, ज्वलन ताप की प्राप्ति, जो उसे जला सके, ठीक है। वो ताप भी तो चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। एक स्टार है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, ताप यानी उस ताप को पदार्थ का हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। यानी जिस पदार्थ पर कोई चीज़ जलना शुरू हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा। यानी अगर आप छोटा सा कागज़ के टुकड़े को आप जलाएंगे तो उसका ज्वलन ताप कम होगा, क्योंकि वो तुरंत से आग पकड़ लेंगे। माचिस के तीली को आप जलाएंगे तो वो उसका ज्वलन ताप थोड़ा कम होगा। अगर आप बड़े लकड़ी के मतलब जो है आप हिस्से को जलाएंगे तो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, तो वो क्या होगा, उसका ज्वलन ताप और अधिक चाहिए। अब छोटी सी बात है कि अब किसी छोटे लोहे को आप हीट कीजिए, चम्मच को यानी स्पून को, यानी क्या कीजिए, स्पून को आप गर्म कीजिएगा, चम्मच को, तो वो जल्दी हीट हो जाएगा। लेकिन आप लोहे के छड़ को जल्दी हीट करेंगे तो जल्दी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दहन की जो है, दोनों का जो ज्वलन ताप है, दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग ज्वलन ताप होगा। छोटे वस्तु के लिए जो जलने योग्य है वो जल्दी, उसके लिए ज्वलन ताप कम होगा, और जो बड़ा है, बड़ा पदार्थ दिख रहा है आपको, उसके लिए ज्वलन ताप अधिक होगा। अब ज्वाला समझते हैं। ज्वाला जो फ्लैम है, यानी फ्लैम्स कहते हैं इसे, ज्वाला को। ज्वाला किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जाती है। अब ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ज्वाला के बारे में। ज्वाला क्या होता है, ईंधन को, ईंधन आप जानते हैं ना, जिस चीज़ को आप जलाते हैं, वायु में जलाकर ज्वाला पैदा करते हैं, यानी हीट उस, यानी आग को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ज्वाला, बस ये ज्वाला हो गया कि ईंधन को वायु में जलाकर क्या पैदा किया जाता है, ज्वाला पैदा की जाती है, यानी ज्वाला बनाई जाती है। अच्छा, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, ध्यान दीजिएगा, ज्वाला जो है, ज्वाला के बारे में कहा गया है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर ईंधन में, कहते हैं इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, पर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होगा कि इस ईंधन का जो है पूर्ण दहन हो जाएगा, और ज्वाला का जो रंग होगा वो कैसा होगा, नीला होगा, और ये प्रकाश बहुत कम देता है। जैसे कि आप लैंप देखें, पहले के दौर में लैंप आता था, तो उसमें केरोसिन ऑयल डालिए, उसमें कोशिकात्मक क्रिया के द्वारा एक बत्ती डाला जाता था, जिससे कि वो चारों तरफ से शीशे से ढका होता था। इसलिए ज्वलन ताप को
दीप्तिमान यानी अदीप्तिमान ज्वाला या फिर नॉन लुमिनियस फ्लेम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन लुमिनियस फ्लेम कहते हैं इसको। यानी जैसे आप लुमिनियस का मतलब क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु है जो ज्वलन देता है यानी जो रोशनी करता है, और यानी नॉन लुमिनियस का मतलब होता है क्या, जो प्रकाश नहीं देता है। तो अब छोटी सी लैंप में देखिए, लेकिन अगर देगा वो कम देगा, बहुत कम देगा, तो लैंप। और दूसरा देखते हैं इसी में, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा ये है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर। अब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, तो ये हो गया। दूसरा है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर। अपर्याप्त यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी इसमें ईंधन का पूर्ण दहन तो नहीं होगा, लेकिन ज्वाला का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और प्रकाश बहुत अधिक होगा, लाइट ज़्यादा देगा। इसीलिए इस ज्वाला को दीप्तिमान ज्वाला यानी लुमिनियस फ्लेम कहते हैं। इसमें एक और है, अब एक नया टॉपिक है इसमें, मोमबत्ती। यानी मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मोमबत्ती जो आप देखते हैं जलाते हैं घर में, कैंडल, उसके बारे में। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, अब जो आपको पता है, जो किसकी बनी होती है, जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर क्या बन जाता है, यानी बत्ती ऊपर की ओर चढ़ता है। यानी मोम पिघलेगा तो बत्ती क्या होगा, निकलते जाएगा, यानी ऊपर चढ़ेगा, तथा वाष्प में वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन या हवा में जलकर क्या हो जाता है, ऊष्मा प्रदान करता है, यानी उत्पन्न होता है, जिसे हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आप बाहरी क्षेत्र नॉन लुमिनियस, मध्य क्षेत्र लुमिनियस जोन, और केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल जोन इसे कहते हैं। अब बाहरी जो मोमबत्ती आप जलाते हैं, मोमबत्ती के 3 पार्ट्स है, यानी ये बात तो समझ में आ गया कि मोमबत्ती जो है ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। अब मोमबत्ती में कैसी अगर परिवर्तन देखा जाए अभिक्रिया, तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया होती है। मोम की बनी होती है मोमबत्ती, मोम में ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ये आपको समझ में आ गया। मोमबत्ती को जलाने से मोम पिघलकर बत्ती की ओर क्या होता है, बत्ती जो ऊपर चढ़ता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, फिर यही क्या हो जाता है, मोमबत्ती की ज्वाला कहलाती है। आगे की ओर चलते, जो मोमबत्ती है उनकी जो हम स्ट्रक्चर अगर देखें, जो आप मोमबत्ती देखते हैं घर में, यानी जो मोमबत्ती देखते हैं तो इसकी जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं इस प्रकार जो जलता है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ यहाँ, ध्यान दीजिएगा। ये आप मोमबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती में ज्वाला होती है, मोमबत्ती में ज्वाला जलती है इस प्रकार। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये 3 टाइप में बांटा जाता है। कितने टाइप में, 3 टाइप में, ध्यान दीजिएगा। बाहरी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है वो बाहरी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, नॉन लुमिनियस। कहता है मोम का पूर्ण दहन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसमें जो मोम है, यानी इसका पूर्ण दहन नहीं होगा, पूर्ण रूप से दहन नहीं करेगा। इसका रंग कैसा देखने को मिलेगा आपको, हमेशा पीला, जो सबसे ऊपर होगा। और ज्वाला सबसे का, यानी जो ज्वाला होगा, ज्वाला का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। दूसरा, अगर मध्य क्षेत्र में बात करें लुमिनियस जोन में, तो मोम का क्या होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है। ये बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन होगा, और सबसे गर्म भाग होगा यही वाला, बीच वाला। इसलिए आप देखे होंगे बचपन में आग से खेलते हैं तो ऊपर से ऐसे ऐसे हाथ पार कर देते हैं हम लोग, आग से हाथ पार कर देते, लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अंदर करते हैं तो जलने लगता है। केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल जोन, जो नीचे वाला हिस्सा आप देखते हैं जहाँ से आग बढ़ती लगी रहती है, बिना जले वाष्प बत्ती के घेरे रहता है। बिना जले बत्ती को क्या करता है, वो घेरे रखता है। उसका काम ये बत्ती को क्या करना, घेरे रखना। दहन की क्रिया यहाँ नहीं होती, और इसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला इसमें एक पॉइंट है जो इस उम्मीद करते इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है, और यहाँ से मेरा इस चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG सिलेंडर कहते हैं, जिसे हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम गैस जो है वो किसका घटक है, देखिएगा, ब्यूटेन का, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। यानी ये 3 घटक है किसके, तो LPG सिलेंडर के। LPG गैस मुख्यतः जो इसके जो घटक है वो कौन है, ब्यूटेन है। कौन है, ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, इसके जो मुख्य घटक है, मुख्य तत्व है, वो कौन है, ब्यूटेन है। सिलेंडर में आपको पता है जब सिलेंडर में गैस खुलती है तो बदबू आती है, एक खराब जैसा गंध महकता है, जिसे किसके कारण होता है, तो एथिल मार्केप्टन के द्वारा। एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है, जिससे वो गंध होती है, तो जिससे हमें ये पता चल जाती है कि हाँ गैस खुला हुआ है। अब यहाँ एक कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो ये है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। जब आप सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिएगा आप लोग।
आप सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर रहता है इस प्रकार से आपका, ठीक है। सिलेंडर आप इस प्रकार बनाते हैं और इस प्रकार देखे होंगे ये इस तरह सिलेंडर में ऊपर वाला हिस्सा में ये बत्ती लगा रहता है, यानी इस प्रकार से ये तीन या चार जो है कॉलम बना रहता है। ये वाला जो कॉलम होता है यहाँ एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपायरी डेट किस तरह लिखा रहता है, A B C D के रूप में, ध्यान दीजिएगा। A B C D के रूप में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। और किस प्रकार लिखा रहता है, जैसे सपोज कीजिए एक्सपायरी डेट आपको लिखा रहेगा 27, ठीक है, और कहीं लिखा रहेगा आपको 25, कहीं लिखा रहेगा आपको 30, ठीक है, और कहीं लिखा रहेगा यानी आपका जो है 22, या फिर जैसे 22 खत्म 24, इस प्रकार आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट इस प्रकार रहता है गैस सिलेंडरों में। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि गैस का एक्सपायरी डेट कब है। यह ए का मतलब होता है, आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं, 12। 12 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 महीना। तो इसका मतलब जो एक्सपायरी डेट आपको दिया रहता है, तो ए का मतलब हो गया पहला 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च। कौन सा महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी से लेके मार्च तक जो महीना एक्सपायरी डेट रहेगा वो ए लिखा रहेगा। इसका मतलब है अगर ए 27 लिखा हुआ है तो वो सिलेंडर जो है 27 में एक्सपायर करेगा, लेकिन कौन से महीने में करेगा, तो महीने के लिए ये ए इंडिकेट किया जाता है, वर्ष के लिए इधर 2 डिजिट, और उससे पहले जो ABCD लिखा रहता है ये एक्सपायरी मंथ को दर्शाता है। अगर A 27 आपका लिखा है तो इसका मतलब 27 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो रहा है, लेकिन कौन से महीने में, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से लेके मार्च तक में ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपका वहीं B लिखा रहा है और 25 जैसे लिखा है तो एक्सपायरी जो है सिलेंडर का 25 में है, लेकिन अगर B की बात करें तो B का मतलब है अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह अगर C लिखा है तो जून के बाद अगर देखें तो जुलाई अगस्त सितंबर, कौन सा, जुलाई अगस्त सितंबर 2030 में यह सिलेंडर समाप्त होगा। अगर किसी सिलेंडर में D लिखा है और 24 लिखा है तो सोच लीजिए कि अंतिम 3 महीना, ठीक है। तो जैसे कि मेरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में 2024 में ये सिलेंडर का एक्सपायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ इस चैनल को एक बार फिर कहेंगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।